गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बैलम हेल्थ एक्शन प्लान। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो COP30 जो बैलम में हो रही है ब्राज़ील में, वहाँ पर ग्लोबल फिलैंथ्रोपीज़ ने $300 मिलियन प्लेज किए हैं बैलम हेल्थ एक्शन प्लान में। तो ये प्लान जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंटरसेक्शन है क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ में। तो 30th जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है बैलम में ब्राज़ील में, उसको ये आइडेंटिफाई किया गया है। अब प्लान का एम है कि वो स्ट्रेंथन करे हेल्थ सिस्टम्स को, ताकि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है उन्हें विदस्टैंड किया जा सके। तो एक कोलिशन है 35 मेजर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जिन्होंने ये $300 मिलियन की कमिटमेंट दी है और डुअल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट और हेल्थ को एड्रेस करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एक तरह से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्थ थ्रेट है 21st सेंचुरी का, और 2025 का क्लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज को की रेफरेंस माना गया है इस इनिशिएटिव के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर कंट्री जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट्स फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज से, और 3.3 बिलियन पीपल ग्लोबली हाइटेंड रिस्क पर हैं। तो जो बैलम हेल्थ एक्शन प्लान है, ये 80 कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ने COP30 में लॉन्च किया है, ताकि इंटीग्रेट हो सके क्लाइमेट अडेप्टेशन विद पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज, और हेल्थ सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिजिलियंट, इक्विटेबल और क्लाइमेट रेडी हो सके। प्लान जो है वो कहता है कि फंडिंग को और पावर को कम्युनिटीज़ तक शिफ्ट करो, ताकि जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है उन्हें इसका फ़ायदा मिले। तो अब ये प्लान जो है $300 मिलियन की फंडिंग ला रहा है एक्सट्रीम हीट मिटिगेशन के लिए, एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव इन्फेक्शियस डिसीजेस, और इंटीग्रेट करने के लिए चेक करने के लिए क्लाइमेट और हेल्थ डेटा सिस्टम्स को। तो एक रिकरिंग थीम है COP30 में सिवियर अडेप्टेशन फाइनेंस गैप, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वहाँ 310 से लेकर $365 बिलियन एनुअली चाहिए होगा 2035, बाई 2035 एज पर UN अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को इफेक्टिवली अडेप्ट कर सके। लेकिन करंट फंडिंग फ्लो सिर्फ $40 बिलियन का है पर साल, पर ईयर का। इंडिया के केस में जो है $643 बिलियन बाई 2030 चाहिए होंगे एज पर हम नेशनल कम्युनिकेशन टू UNFCCC। ओके, ताकि अडेप्टेशन गोल्स को मीट कर सके। इंडिया ने ऑलरेडी 146 बिलियन तो स्पेंड भी किए हैं 2021-22 में, जो कि 5.6% ऑफ GDP है। तो जो ये BHAP है, ये अंडरस्कोर करता है प्रिंसिपल की प्रोटेक्ट करो इन्वायरमेंट को, और उसी से प्रोटेक्शन टू पीपल्स हेल्थ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, RU टैग इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है, उन्होंने सेकंड एनुअल रिव्यू मीटिंग की है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप 2.0 इनिशिएटिव की। तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसको लॉन्च किया गया था 2004 में। इसको कंसेप्चुलाइज किया गया एज अ मैकेनिज्म जो कि हायर लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और सपोर्ट फॉर रूरल एरियाज देगा, और प्राइमरीली ये डिमांड ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी गैप्स को ब्रिज किया जा रहा है एट द ग्राउंड रूट लेवल। ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करना, डिमांड ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखना, प्रोटोटाइप की वैलिडेशन करना, और फिर उसकी कमर्शलाइजेशन करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। और ये जो इसका सेकंड वर्जन है, ये 2023 अप्रैल में निकाला गया है, ताकि कमर्शलाइजेशन और ब्रॉडर डिसेमिनेशन हो डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ की एज प्रोडक्ट्स। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मार्बर्ग वायरस डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इथोपिया ने अपना फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग वायरस डिसीज़ रिपोर्ट किया है। तो मार्बर्ग वायरस डिसीज़ एक फेटल हेमोरेजिक फीवर है जो मार्बर्ग वायरस से होता है। 1967 में सबसे पहली बार जर्मनी के मार्बर्ग में आइडेंटिफाई हुआ था, और ये इनिशियली ट्रांसमिट होता है फ्रूट बैट से ह्यूमंस में, और ये ह्यूमंस टू ह्यूमंस जो है वो बॉडीली फ्लूइड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है स्प्रेड होता है। जो मोस्ट ऑफ द आउटब्रेक्स हैं वो सब सहारन अफ्रीका में हुए हैं। और अर्ली साइंस अगर हम देखें तो हाई फीवर, सिवियर हेडेक, मलाइज, और एडवांस स्टेज में सिवियर ब्लीडिंग, लिवर फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, शॉक और डेथ भी हो सकती है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड ने एक पिवटल रोल प्ले किया है इनोवेशन को नर्चर करने में, और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाने में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है क्या? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2016 में लॉन्च किया था, ताकि रिसर्च, डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रमोट किया जा सके।
एक तरह से फंड ऑफ फंड्स की तरह ही एक्ट करता है, ताकि प्रोफेशन जो कि इन्वेस्ट करता है प्रोफेशनली मैनेज डॉटर फंड्स में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिसर्च डेवलपमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्ट करना प्रोफेशनली मैनेज डॉटर फंड्स में जैसे कि अर्ली स्टेज एंजल या फिर वेंचर फंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप नर्चर करना सपोर्ट करके कंपनीज को, इंडिया की कैपेसिटी फॉर इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एनहेंस करना, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो की टेक्नोलॉजी एरियाज में जनरेट करना और एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज भी करना, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिकल सेल डिसीज। टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डेकेड लॉन्ग स्टडी एक गुरुग्राम बेस्ड हॉस्पिटल के द्वारा इसमें फाइंड किया गया है कि सिकल सेल डिसीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्योर किया जा सकता है। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या है? एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स है जो कि अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। ये कॉज करता है एपिसोड्स ऑफ सिवियर पेन और इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब आरबीसीज जो है वो क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है ये? इसमें नॉर्मली जो है आपके आरबीसीज डिस्क शेप्ड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जिनको ये एससीडी होता है उनके एटिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं आरबीसीज को इनटू अ सिकल और क्रिसेंट शेप। जब आरबीसीज सिकल शेप हो जाते हैं तो वो बेंड नहीं हो पाते हैं या मूव नहीं होते हैं इजीली, और वो फिर ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एससीडी इंटरफेयर करता है विद द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द इश्यूज टिश्यूज। अब कॉज ऑफ एससीडी जो है वो एक डिफेक्टिव जीन है जिसको हम सिकल सेल जीन कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम टायर्डनेस या फसीनेस हो सकती है एनीमिया से शुरुआत में, लेकिन लेटर स्टेज में सिवियर पेन, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जा रहा है कि वो क्योर कर सकता है एससीडी को, लेकिन जीन थेरेपी भी जो है वो एक्सप्लोर की जा रही है एज अदर पोटेंशियल क्योर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्मी प्लान कर रही है कि विमेन ऑफ सोल्जर्स को इंडक्ट किया जाए टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस में। तो टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स है जो सपोर्ट और ऑगमेंट करती है रेगुलर इंडियन आर्मी को। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है आफ्टर द रेगुलर इंडियन आर्मी। ये सिर्फ जो है मेन स्टे सिविलियन प्रोफेशंस को सपोर्ट करने के लिए या उन उन लोगों को आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का मौका देती है। ब्रिटिश ने इसको 1920 में रेज़ किया था, और जो ऑलरेडी गेनफुली एम्प्लॉयड हैं किसी सर्विस में वो ही एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए 18 टू 42 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। अब मैन एंड वुमेन दोनों को इसमें एम्प्लॉय किया जाता है। अब ये रिलीव करता है रेगुलर आर्मी को फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज़ और हेल्प करता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू जनरेशन ऑफ मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो है वो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली डेवलप किए हैं। तो ये डेवलप किए गए हैं माइन काउंटर मेजर मिशंस के लिए। तो इसको नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है डीआरडीओ की, उन्होंने डेवलप किया है। एक रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी देंगे, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल रिस्क और लॉजिस्टिक फुटप्रिंट के साथ। डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स का यूज़ करेंगे ऑटोनॉमस क्लासिफिकेशन के लिए। रॉबस्ट अंडर वाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डीआरडीओ आपको पता है आर एंड डी विंग है डिफेंस मिनिस्ट्री की, 1958 में बनाया गया था इसको, ताकि इंडिजिनस डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन हो सके स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स की जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज गरुड़ 2025। ये भी टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 8th एडिशन ऑफ एयर एक्सरसाइज गरुड़ 25 में पार्टिसिपेट कर रही है विद द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। तो ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ASMPAR। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस ने रिसेंटली पब्लिश किए हैं इमेजेस ऑफ इट्स लेटेस्ट जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल एयर सोल मॉइन पॉटी रेनोव, ठीक है। तो ये ASMPA जो है मीडियम रेंज सुपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स हैं, फ्रांस ने डेवलप किया है, जिससे इंटीग्रल है ये फ्रांस के न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए। एयर बेस्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर ट्रायड को ये कंप्लीट करते हैं। इसमें रैमजेट आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, ड्यूअल एयर इंटेक्स है अलॉन्ग द बॉडी, और लगभग 600 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है और मैक 3 तक की इसकी स्पीड है, ओके। सो ये 100 किलो टन से लेकर मैक्सिमम 300 किलो टन तक का न्यूक्लियर जो है जो वेपन्स है ये होल्ड करके लोड कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Bellum Health Action Plan. This topic is important for your environment and governance section. So at COP30 in Bellum, global philanthropies have pledged $300 million dollars and launched this Bellum Health Action Plan to tackle the growing health impacts of climate change through integrated adaptation measures. So this health action plan has recognized that there is an intersection of climate change and public health. Okay, so this has been recognized at COP30. The plan aims to strengthen health systems so that they can withstand the escalating effects of climate change. So, a coalition of more than 35 major philanthropic organizations have announced this $300 million commitment to address the dual crisis of climate and health. So, climate change has emerged as the gravest health threat to of the 21st century, and this Lancet Countdown Report on Health and Climate Change of 2025 has become a key reference for this initiative. So, experts have warned that every country is now facing health impacts from climate change, with 3.3 billion people globally at heightened risk. So, this BHAP was launched by 80 countries and organizations at COP30. It seeks to integrate climate adaptation with public health strategies, making health systems more resilient, equitable, and climate ready. Okay. The plan also calls for shifting funding and power to communities most affected by climate change. Okay. So, this $300 million plan aims to uh, focus on extreme heat mitigation, reducing air pollution, combating climate sensitive infectious diseases, integrating climate and health data systems. Okay, so what is the recurring theme at COP30 was the severe adaptation finance gap. According to UN Adaptation Gap Report 2025, developing countries will require 310 to 365 billion dollars annually by 2035 to adapt effectively to climate change. Yet current funding flows hover around $40 billion dollars per year, far below what is needed. In India's case, the UNFCCC National Communication to the UNFCCC has estimated that the country will need $643 billion dollars by 2030 to meet its adaptation goals. India has already spent about $146 billion dollars in 2021-22 period, representing 5.6% of GDP. So BHAP underscores the principle that protecting the environment is protecting people's health. Okay. So the next topic is RU Tag initiative. This topic is important for your Governance and Science and Tech section. So, Principal Scientific Advisor to the Government of India chaired the second annual review meeting of Rural Technology Action Group 2.0 initiative. So, RUTAG initiative is an initiative of Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, and it was launched in 2004. It provides a higher level of science and technology intervention and support for rural areas. Under this initiative, the interventions are designed to be primarily demand driven, focusing on bridging technology gaps at the grassroots levels. So, the objectives of RU Tag initiative are connecting stakeholders, demand driven technologies, prototype validation, and commercialization of the same. So, this RU Tag 2.0 initiative was launched in April 2023 to focus on commercialization and broader dissemination of developed technologies as products. Okay. So the next topic is Marburg virus disease. This topic is important for your social issues. So WHO has said that Ethiopia has reported its first ever outbreak of Marburg virus disease. It is a severe and often fatal hemorrhagic fever caused by the Marburg virus. It was first identified in 1967 in the German city of Marburg. It initially gets transmitted from fruit bats to humans, but then it spreads to humans through direct contact with bodily fluids. Most outbreaks have occurred in sub-Saharan Africa. The early signs include high fever, severe headache, and malaise. So it also, in advanced stage, it also includes severe bleeding, liver failure, multi-organ dysfunction, shock, and death within 8 to 9 days of symptoms onset. There is no specific treatment which exists. Okay. So the next topic is Electronics Development Fund. This topic is important for your economy section. Electronics Development Fund has played a pivotal role in nurturing innovation and entrepreneurship in India's electronics and IT sector. So Electronics Development Fund was launched by Government of India in 2016 to promote research, development and entrepreneurship in the fields of electronics, nanoelectronics and information technology. It functions as the fund of funds, and it is designed to invest in professionally managed daughter funds such as early stage angel and venture funds. The
Aim of this fund is to foster research and development in electronics, nanoelectronics, and information technology. It also aims to invest in professionally managed daughter funds like early stage angel and venture funds. It also nurtures entrepreneurship by supporting companies involved in the creation of new products, processes, and technologies within the country. It also enhances India's capacity for indigenous design and development in the electronic system design and manufacturing. Um, it will also focus on the generation of a strong base of intellectual property in key technology areas, and also to enable acquisition of foreign technologies and companies where such products are imported in large volumes. Okay. So the next topic is sickle cell disease. This topic is important for your social issues. So a decade-long study by a Gurugram hospital has found success in curing sickle cell disease among children through bone marrow transplantation. So SCD is a group of inherited blood cell disorders which affect hemoglobin, that is a protein which carries oxygen throughout the body. It causes episodes of severe pain and it leads to life-threatening complications. Normally, RBCs are disc-shaped. People with SCD have atypical hemoglobin molecules called hemoglobin S, and they can distort RBCs into a sickle or crescent shape. When RBCs sickle, they do not bend or move easily, and they can block blood flow to the rest of the body. SCD interferes with the delivery of oxygen to the tissues. It can cause the cause of SCD is a defective gene called a sickle cell gene. Extreme tiredness or fussiness from anemia, painfully swollen hands, feet, and jaundice can occur in early stage, and at later stage, severe pain, anemia, organ damage, and infections can occur. A bone marrow transplant and gene therapy, they are being explored as potential cure to this SCD. So the next topic is territorial army. This topic is important for your security section. So army is planning to induct women soldiers in the territorial army battalions. So Indian Territorial Army is a part-time voluntary military force which supports and augments the regular Indian Army. It is the second line of defense after the regular Indian Army. It is only meant for those people who are already in mainstay civilian professions. It was raised by the British in 1920 through the Indian Territorial Act of 1920, and it is meant only for those who are gainfully employed already. Okay, so the role of territorial army includes relieving the regular army from static duties, and they also help civilian administration with providing essential services in areas where state machinery is stretched or there are security threats. So the next topic is man portable autonomous underwater vehicles. This topic is again important for your security section. So recently new generations of man portable autonomous underwater vehicles have been successfully developed by the DRDO. So man portable autonomous underwater vehicles have been developed for mine countermeasure missions. It has been developed by Naval Science and Technological Laboratory of DRDO. It offers rapid response capability with reduced operational risk and logistic footprint for naval mine warfare applications. It has deep learning based target recognition algorithms. It also has a robust underwater acoustic communication network which allows seamless data exchange between AOVs during missions and providing greater situational awareness. Okay, so about DRDO, you already know that it is the R&D wing of Defense Ministry. It was formed in 1958 and it is responsible for the indigenous design, development, and production of state-of-the-art weapon systems which are required by Indian Armed Forces. So the next topic is Exercise Garud 2025. This topic is again important for your security section. So Indian Air Force is participating in the 8th edition of the Air Exercise Garud 25 with French Air and Space Force. So it's a bilateral air exercise conducted between India and France. So the next topic is ASMPAR. This topic is important for your security section. For the first time, France has recently published images of its latest generation nuclear capable supersonic air-to-surface cruise missile, the ASMPAR. So this is the newest version of ASMP family of medium-range supersonic nuclear-capable cruise missiles. So it was developed by France, and it is integral to France's nuclear deterrence, which is a key part of its air-based component of its nuclear triad. So it retains the ramjet architecture with dual air intakes along the body, enabling sustained supersonic flights at speeds around Mach 3. It has a range of roughly 600 kilometers. So it has a dial a yield design with the yield settings ranging from a minimum of 100 kilotons to a maximum of 300 kilotons. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.